हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो हमारी क्लास 7 के एनसीईआरटी है और हम आज एक नया चैप्टर देखेंगे, एयर। ठीक है। तो इन्वायरमेंट यानी क्या होता है, अब तक हमने देखा है जो भी हमारे सराउंड में है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंट। हमारे सराउंड में हमें क्या मिलता है भाई साहब? हमारे सराउंड में हमें मिलती है बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ें। बायोटिक यानी क्या हो जाता है? बायोटिक यानी हो जाता है लिविंग, और अबायोटिक यानी हो जाता है नॉन लिविंग। तो बेसिकली एनवायरनमेंट क्या आता है? एनवायरनमेंट एक नेचुरल कंपोनेंट है, ठीक है, जो इनकम्पेंसेस करता है या फिर इंक्लूड करता है बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स, ठीक है, और इनके बीच का इंटरेक्शन अमोंगस्ट एंड बिटवीन देम, अमोंगस्ट एंड बिटवीन देम। ठीक है। हमने पहले लेक्चर में यानी पहले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब एयर के बारे में जान के लेंगे। इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इंट्रोडक्शन, एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, ये भी हमने देखा हुआ है। एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है कि हमारे अर्थ को जो भी थिन लेयर गैसेस की सराउंड की हुई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी सपोज ये आप हो, ठीक है, ये क्या हो? आप हो, ठीक है। अभी आपके इर्द गिर्द यानी आपके सराउंड में जो भी थिन लेयर ऑफ गैसेस या फिर एयर, थिन लेयर ऑफ एयर, एयर में क्या रहेंगे भैया? गैसेस रहेंगे, ठीक है। जो भी थिन लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, इसकी एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट यानी एक परत है, ठीक है। जो परत है, इसी परत को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फियर कहा जाता है। यानी आपको सराउंड किए हुए जो भी एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ थिन एयर है, ठीक है, उसकी लेयर्स है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भैया एटमॉस्फियर। ठीक है। लेकिन ये जो एयर की लेयर है ये कैसी है भैया? थीन है, ठीक है। वेरियस गैसेस है इसमें, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एरोगन भी मिल जाएगा आपको जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ओजोन भी मिल जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो हमने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जैक्टली भैया, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हम सर्वाइव कर पाते क्या? नहीं। हम अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। ऐसा एटमॉस्फेयर लाइफ सस्टेनेबल यानी लाइफ सस्टेन कर सके, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे है, इसीलिए क्या कर रहे हैं? हम जी पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो कि हमारी अर्थ अगर बहुत ही हॉट होती तो क्या हम जी पाते? नहीं। बहुत ही कोल्ड होती, जी पाते? फ्रीजिंग टेम्परेचर, अंटार्कटिका में भाई कोई रहता है क्या? नहीं। वहाँ पे हैबिटेट है क्या किसी का? ह्यूमंस का? नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस क्या है भाई? एक्सट्रीम्स कंडीशंस है। क्या है? हार्श कंडीशंस है, ठीक है। उस हार्श कंडीशंस में लाइफ बिताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि ओजोन लेयर है, आपको पता है ये क्या करती है? ओजोन लेयर जो भी सन से रेज आती है, सन रेज, उसको क्या करती है? ब्लॉक कर देती है, यानी डायरेक्ट वो हम तक आने नहीं देती। अगर वो सन की रेज अगर डायरेक्ट हम तक आ गई तो हम क्या हो जाएंगे भाई? बर्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे। स्कॉर्चिंग हीट रहेंगी वो, ठीक है। हमें स्किन डिसीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है बेसिकली? ओजोन लेयर जो है या फिर जो ओजोन गैस है वो क्या करता है? जो लेयर यानी जो सनरेज आ रही है उनको क्या कर देता है? उनको ब्लॉक कर देता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इट प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स। एग्जैक्टली भाई, एटमॉस्फेयर में हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन है इसलिए हम क्या है? जीवित है। अदरवाइज हम अब तक क्या हो चुके? मर चुके होते, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट से बताता है, बचाता है। अभी बताया मैंने आपको कि जो भी सनरेज आती है, ठीक है, क्या है? उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर ऐसा अगर नहीं होता तो क्या हो जाता? कि हम जिंदा ही जल जाते थे सूरज की रोशनी से, ठीक है, ड्यूरिंग द डे में। और रात में क्या हो जाता था भैया? बहुत ही ठंड हो जाती थी, यानी बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर बन जाता था, बन जाएगा या फिर बन जाएगा, ठीक है, इस वजह से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में खाली इतना ही ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बन के 99% एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बनाते हैं। 99% कंपोजिशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने भैया? 78% है। ऑक्सीजन कितना है भैया? 71% है,
ठीक है। उसमें देखो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 0.03%, एरागोन आ जाएगा 0.93% एंड ऑल अदर रेस्ट ऑफ द गैसेस क्या आ जाएंगे भैया 0.04% आ जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस है या फिर मोस्ट प्लेंटीफुल जो गैस है हमारे एटमोस्फियर में वो कौन सा है भैया, वो है भैया नाइट्रोजन। सेकंड वाला कौन सा रहेगा भैया, ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे लिविंग्स बींग्स के ग्रोथ के लिए क्या है भैया, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भैया प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन भैया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नहीं। बिना पानी के हम 2-4 दिन निकाल भी लेंगे, बिना खाना पीने के, लेकिन बिना ऑक्सीजन के आप 2-4 दिन निकाल सकते हो क्या, नहीं भैया। आप और भी नहीं टिक पाओगे, 10 मिनट से ज़्यादा मर ही जाओगे आप। ठीक है, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस कौन सा है भैया, नाइट्रोजन है। कितना है भैया, 78% है। ऑक्सीजन कितना है भैया एटमोस्फेयर में, 21% है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन यानी गैसेस मिल जाएंगे, या ये क्या मिल जाएंगे, एक गैसेस मिल जाएंगे। ठीक है, इस गैसेस के साथ वेरियस डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। क्या हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, जो धूल वगैरह उड़ती है उनके पार्टिकल्स भी रहते हैं ना, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमको मिल जाएंगे। तो बेसिकली देखो एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, इसी गैसेस की जो लेयर है, इसी गैसेस की लेयर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटमॉस्फियर कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो सबसे पहले अभी देखेंगे नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रोजन क्या बोला है इन्होंने, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जी हाँ, सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। कितना है भैया, 78% है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. Okay. तो ये बोल रहे हैं जब हम तो बेसिकली ये बोल रहे हैं जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भी क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, यानी अंदर लेते हैं सांस के साथ। ठीक है, और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम नाइट्रोजन को भी बाहर छोड़ देते हैं। बस यही कह रहे हैं। ठीक, ये तो यानी नॉर्मल है भैया। अगर आप इनहेल कर रहे हो और एयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, आपके अंदर चल जाएंगी। तभी तो बोलते हैं ना कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं तो क्या रहेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या, आप इनहेल करोगे और इनहेल करने के बाद ये क्या पे लंग्स में जाके आपके बैठ जाएंगे। अगर लंग्स में जाके आपके बैठ गए तो फिर क्या होगा, आपका अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्पायरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो क्या कहा जाता है कि भैया एयर पोल्यूशन कम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो वो बोल रही कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात, या एक बात आप ध्यान में रखना, अब जो प्लांट्स रहते हैं, सपोज ये क्या है, ये प्लांट है। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स है ना, नाइट्रोजन आपको कहाँ पे मिलेगा, एयर पे। तो एयर में से डायरेक्टली नहीं लेता है। ठीक है, एयर में से डायरेक्टली लेता है क्या, नहीं लेता है। ठीक है, तो फिर कहाँ से लेता है भैया, ये जो प्लांट है, ये जो नाइट्रोजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल में से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं। अब सॉइल में से कैसे लेते हैं, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो सॉइल में मिलते हैं हमको, प्लांट्स के रूट्स में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रहते हो प्लांट्स के रूट्स में। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कर लेते हैं, एयर में से नाइट्रोजन क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद इसको चेंज करके फिर प्लांट को प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो काय में चेंज करते हैं भैया, तो अमोनिया में, अमोनिया में। समझ में आ रहा है, देखो सिंपल है। ये देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, कहाँ पे, एयर में। ठीक है, ये प्लांट है। अब प्लांट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या है, जो सॉइल में बैक्टीरिया है या फिर जो प्लांट के रूट में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे वो क्या कर लेते हैं, एयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, ये बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देते हैं, और अमोनिया में चेंज होने के बाद फिर क्या, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द
एटमॉस्फियर या फिर फ्रॉम द एयर। समझ में आ गया? ठीक है। नाइट्रोजन क्या लिविंग थिंग्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद ये तो ऑक्सीजन सेकंड प्लेंटिफुल गैस क्या है भैया? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन था 21%। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है भैया? हमें प्लांट से मिलता है। कैसे मिलता है भैया? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते भैया? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है। और हम ह्यूमन क्या करते हैं? हम ह्यूमन करते हैं भैया ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली हम ये जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन प्लांट के द्वारा और हमारे द्वारा क्या जो रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर अदर इससे जो भी होता है, तो बेसिकली क्या है? बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है। ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पर फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है भैया? तो फोटोसिंथेसिस यानी क्या करते हैं भैया? प्लांट जो है ना, आप देखो ये प्लांट है, ठीक है। अब से सूरज की रोशनी है भैया, ये सूरज है हमारा, ठीक है। अब सूरज से रोशनी आ रही है भैया, तो सूरज से जो रोशनी आ रही है क्या है? लाइट एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। किस में आ रही है? लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। अब इस लाइट एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। देखो, लाइट एनर्जी कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में, किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। फिर इस लाइट एनर्जी का क्या यूज होता है भैया? तो बेसिकली जो लाइट एनर्जी है इसकी हेल्प से प्लांट क्या करता है? जो भी वाटर है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या फिर जो भी मिनरल्स है, इनको ऑक्सीजन रिच या फिर ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। देखो सिंपल, अभी यहाँ तक ध्यान में आ गया। अब सिंपल एक लैंग्वेज में मैं सिंपल एक लाइन में बताता हूँ। ठीक है। प्लांट क्या करते हैं भैया फोटोसिंथेसिस के दौरान कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अब इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है भैया? तो बेसिकली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड मिनरल्स को किस में चेंज करने में? ऑक्सीजन में एंड अदर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्या? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। समझ में आ गया? बस इतना ही ध्यान में रखो, ये साइंस का पोर्शन है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस आया इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीजन सेकंड प्लेंटिफुल गैस है, 21% आपको मिलेगा। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। ठीक है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहे हैं कि इसी वजह से क्या, यानी इस तरह से जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या रहता है? हमारे एयर में कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मैंने बताया था बैलेंस, बेसिकली क्या रहता है? बैलेंस रहता है। क्या रहता है? बैलेंस रहता है। ठीक है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। ठीक है। अगर हम ट्रीज को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? कट करते हैं, तो बैलेंस क्या हो जाएगा भैया? डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा? कम, देखो कम ट्रीज है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा भैया? कम एब्जॉर्ब होगा, यानी वो कम एब्जॉर्ब हो रहा तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है। कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो भैया क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और फिर क्या रहेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो भी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा भैया? इंक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा भैया? बेसिकली कम हो जाएगा। ट्रीज ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है भैया 0.0
3%, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये तो हमने अभी देखा कि जो हमारे ट्रीज है, ग्रीन प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अभी देखा हमने, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देखा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल, ऑक्सीजन को रिलीज, और ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स व्हिच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि प्लांट के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, और ह्यूमंस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। देखो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। बेसिकली कि प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे जो भी ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इनके द्वारा रिलीज किया गया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा क्या है, इक्वल है। इसी वजह से क्या है, हमारे अर्थ पे परफेक्ट बैलेंस है। क्या है, परफेक्ट बैलेंस है। जस्ट इमेजिन करो कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करता है कि जो अर्थ द्वारा हीट रेडिएट की जाती है बैक टू द स्पेस, उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ लो कि इसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मोर एंड मोर हीट क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अब मोर एंड मोर हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएगा भैया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऐसे अगर बढ़ गया तो हमारी अर्थ क्या रहेगी भैया, मोर वार्म रहेगी। अगर मोर वार्म रहती है तो क्या होगा भैया, इसका क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट बदल रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो क्या हो जाएंगे भैया, पिघलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने ध्यान में रखो, ठीक है। हम एनसीईआरटी के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस पे मैं एक स्पेशल लेक्चर लाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा भैया, जिसमें पूरी रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन से लेके करंट में क्या स्थिति है, पूरा एक मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर करेंगे, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों भी कार्बन डाइऑक्साइड के इससे बहुत यानी अच्छे से कवर करवा देंगे, ठीक है। बहुत ही यूनिक वे में इसको पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इजी और सरल लैंग्वेज में हम करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि सन के द्वारा जो अर्थ पे हीट आती है, तो पूरी की पूरी हीट जो है हमारी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती। जितनी उसको चाहिए उतनी वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाद में जो नहीं चाहिए वो क्या कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से जो रिफ्लेक्ट बैक की गई हुई जो एनर्जी है, हीट है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हमारी अर्थ क्या रहती है, वार्म रहती है। क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है। अब देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण यानी मात्रा, बहुत अमाउंट बहुत ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है भैया, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबली अगर बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह आएगा आपको तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो चलो, हाउ द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर फ्यूल्स अगर बर्न किया जाता है, ठीक है, कोल अगर बर्न किया जाता है तो कोल क्या रिलीज करेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। फिर क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। मात्रा अगर बढ़ रही है तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यानी जो की वेदर है वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। ये तो पता है भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर
रहता है तो क्या हो जाएगा भैया, अर्थ का वेदर भी इफेक्ट होगा और क्लाइमेट भी इफेक्ट होगा। उसके बाद देखो, carbon dioxide released in the atmosphere creates greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि भैया ये क्या करता है भैया कि जो अर्थ से, देखो यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ये सन है, ये अर्थ है। सन से अर्थ के ऊपर जो एनर्जी आती है वो अर्थ पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं करती है, जितनी चाहिए उसको, जितनी भूखे उतनी लेती है, बाकी क्या करती है, रेडिएट बैक करती है स्पेस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो रेडिएट बैक की हुई एनर्जी है, हीट है, इसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी ऑब्जॉर्ब इसी जो ये जो एब्जॉर्ब यही जो एब्जॉर्बेशन की जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली जो अर्थ हीट रेडिएटेड बैक कर रही है उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर रहा है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो सन है, अर्थ है, आई एनर्जी, जा रही एनर्जी। अभी जो जाने वाली एनर्जी है अर्थ से, ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस एब्जॉर्बेशन की जो प्रोसेस है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और एब्जॉर्ब करने वाला गैस कौन सा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसी प्रोसेस की वजह से क्या है, और ज़्यादा वार्म भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, अगर अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म होती और बहुत ज़्यादा कोल्ड होती तो क्या होता, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर बेसिकली अर्थ पे क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन है, यानी ज़्यादा हॉट भी नहीं है भैया और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, बीच में कंडीशन है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या सर्वाइव कर पा रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाउ एयर वेन इट्स लेवल इन द एटमोस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री है। तो मैंने अभी बताया अभी ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या आता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर एटमोस्फेयर में बढ़ जाता है, ठीक है, चलो 2% है ऐसे पकड़ते, 2% कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये 10% हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी अमाउंट यानी 5% हो गया, तो 40% हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था। मुझे बताओ, अब 2% है तो मॉडरेट टेम्परेचर है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, 5% है तो क्या हो जाएगा भैया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, बढ़ रहा है ना। ठीक है, इससे यानी अब इसके वेरियस रीजन है। एक तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, वेरियस फैक्ट्रीज है, वेरियस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोल बर्न करते हैं भैया हम। ठीक है, उन सब की वजह से फ्यूल यूज करते हैं भैया हम, अपनी गाड़ी में क्या करते हैं, व्हीकल्स यूज करते हैं। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भैया, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो भैया वेदर एंड क्लाइमेट भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, और उसी वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबली, और उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबली क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर वार्म हो रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो उसके बाद देखो, व्हेन एयर इज हीटेड एक्सपांड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। ये कह रहे हैं कि जब एयर हीट होती है तो एक्सपांड होती है, क्या होती है, एक्सपांड होती है, एक्सपांड होने की वजह से वो लाइट हो जाती है, क्या लाइटर हो जाती है, क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है। और लाइटर होने की वजह से क्या हो जाती है, अप, ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब जो एयर कोल्ड है वो क्या होंगी भैया, हेवी रहेगी। फिर क्या रहेंगी, हेवी। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हॉट एयर लाइटर रहती है, कोल्ड एयर क्या रहती है भैया, हेवी रहती है। अब जो लाइटर है वो क्या होगी भैया, ऊपर जाएगी, और जो हेवी एयर वो डाउन में रहेंगी, वो सिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कोल्ड एयर है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया तैयार होता है भैया, और जो हॉट एयर है यहाँ पे कौन सा प्रेशर तैयार होता है, लो प्रेशर एरिया। समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर ये जो एयर का सर्कुलेशन वो कैसे होता है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। देखो यहाँ पे कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी, दैट इज वाई इट टेंड्स टू
सिंक डाउन, ठीक है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill the gap. That is how air circulation takes place, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। देखो ये सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है भैया, हीट है। अब हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो क्या हो गई भैया, क्या होगी, हीट हो गई। हीट होने की वजह से वो क्या हो गई भैया, एक्सपांड हो गई। क्या हो गया, एक्सपांड हो गई। और एक्सपांड होने की वजह से वो क्या हो गई भैया, लाइटर हो गई। और लाइटर होने की वजह से क्या हो गई भैया, ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखो इसके सराउंड में, ठीक है, क्या सराउंडिंग में अभी जो भी कोल्ड एयर होंगी वो क्या करेंगी भैया, यहाँ पे तो क्या हो गया भैया, वैक्यूम तैयार हो गया ना, यहाँ पे एक स्पेस मिल गई, वैक्यूम तैयार हो गया। तो कोल्ड एयर क्या है भैया, सिंक होती है। क्यों सिंक होती है भैया, क्योंकि वो हेवी रहती है। हेवी क्यों रहती है भैया, क्योंकि वो डेंस रहती है। तो यहाँ पे रश करेंगी, यहाँ पे आ जाएंगी कोल्ड एयर। फिर से क्या, इस कोल्ड एयर को ये सन क्या करेगा भैया, हीट करेगा। फिर ये क्या हो जाएगी भैया, एक्सपांड हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, और फिर ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एयर सर्कुलेशन, ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर अगर रहता है तो लो प्रेशर एरिया तैयार होता है, और लो टेम्परेचर रहता है तो हाई प्रेशर एरिया तैयार होता है। अब हाई प्रेशर एरिया यानी क्या होता है, कोल्ड वाला होता है, ठीक है। और लो प्रेशर एरिया यानी हॉट वाला होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, फिर एयर का सर्कुलेशन चलते रहता है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। 5 लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले भैया ट्रोपोस्फियर, ये देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और ये दिख नहीं रहा ना शायद, ओके, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। ये 5 लेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी के लिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आगे। उसके बाद देखो ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सबसे पहली अर्थ पे जो लेयर मिलेंगे एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है भैया, ट्रोपोस्फियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। ये कहाँ तक मिलेंगी हमको, 13 किलोमीटर तक मिलेंगे, ठीक है। कई कई कहीं पे आपको 8 किलोमीटर भी दिया होगा और 10 किलोमीटर भी दिया होंगे, थोड़ा बहुत वेरी होता है, ठीक है। तो इसके एवरेज रेट कहाँ तक मिलेगी भैया, 13 किलोमीटर तक मिलेंगी, ठीक है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं सांस के लिए वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, वो हमें ट्रोपोस्फियर में ही मिलेंगी। और जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है जैसे कि क्लाउड्स, ठीक है, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, ठीक है, फॉग, तो हमें इसी लेयर में देखने को मिलेगी। यानी जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है हम वो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, वो हमें ट्रोपोस्फियर में देखने के लिए मिलेंगे। इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर कहाँ तक मिलेंगी भैया, आपको 13 किलोमीटर तक मिलेंगी, ठीक है। जो हम एयर ब्रीथ करते हो हम कहाँ पे मिलेंगी, वो ट्रोपोस्फियर में मिलेंगी। जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, क्या है, वेदर रिलेटेड फिनोमिना, ठीक है, ये हमको कहाँ तक मिलेंगे भैया, ये भी हमें ट्रोपोस्फियर में मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर इतना ही है, इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। क्या है, सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फियर। कहाँ तक मिलेगी, 13 किलोमीटर तक, ठीक है। जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, रेनफॉल होंगे, फॉग होंगे, हिलस्टॉर्म, ठीक है, ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमिना वो हमें कहाँ तक देखने मिलेंगे, ट्रोपोस्फियर तक ही देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद की लेयर आती है भैया स्ट्रेटोस्फियर। फिर भैया 10 to 50 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर मिलेगी। यानी स्ट्रेटोस्फियर में हमें कोई भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना नहीं मिलेंगे जैसे क्लाउड्स, रेनफॉल, ठीक है। यानी वेदर रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो कहाँ पे मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। कौन फ्लाई करते हैं, यानी हमारे जो एरोप्लेन जो है जो हमें दिखते हैं वो किस लेयर में फ्लाई करते हैं भैया, वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ओजोन जो लेयर है वो भी हमें कहाँ पे मिलेंगी, स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलेंगी, ठीक है। यही ओजोन लेयर जो सन से आने वाली हीट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। उसके बाद देखो दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, अभी देखा, ठीक है। इसलिए क्या है, आइडियल कंडीशंस बनाती है एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए, ठीक है। ओजोन गैस भी आपको कहाँ पे मिलेगा भैया, स्ट्रेटोस्फीयर में ही मिलेगा, ठीक है। ओजोन क्या करता है आपको पता है। उसके बाद देखो मेसोस्फीयर, ये है थर्ड लेयर मेसोस्फीयर। कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी भैया, फिर 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगी भैया, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है भैया, मीटेरोइड्स, क्या
मीटेरोइड्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, मीटेरोइड्स क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा। ठीक है, 6 क्लास के एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है मीटेरोइड्स को। ठीक है, तो बेसिकली स्पेस में से जो भी मीटेरोइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो मेसोस्फीयर में आके क्या हो जाते हैं भैया, बर्न हो जाते हैं। क्यों बर्न हो जाते हैं? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे रेजिस्ट करता है। इतना ही बात यहाँ पे ध्यान में रखो। मीटर 50 से 80 तक मिलेगी आपको मेसोस्फीयर, और मीटेरोइड्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे, बर्न हो जाते हैं। उसके बाद देखो थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर कहाँ तक मिलेगी, 80 टू 400 भैया, 80 टू 400 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगा, थर्मोस्फीयर। देखो थर्मोस्फीयर है तो क्या हो जाएगा भैया, थर्मो रिलेटेड टू हीट है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे भैया, जो टेम्परेचर है बहुत रैपिडली बढ़ जाएगा। देखो टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग एट, जैसे 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 आप थर्मोस्फीयर में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आइनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है और आइनोस्फीयर किसका पार्ट है, थर्मोस्फीयर का भी पार्ट है। ठीक है, आइनोस्फीयर, इस लेयर को आइनोस्फीयर भी कहा जाता है, लेकिन वो ऑफिशियली कहा जाए तो थर्मोस्फीयर ही बेटर है। ठीक है, वो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भैया आइनोस्फीयर में। ठीक है, वो आगे चल के देखेंगे 11 क्लास में। उसके बाद देखो दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। अच्छा, जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ पे होता है, थर्मोस्फीयर में होता है। तो बेसिकली देखो ये टावर है अपना फोन वाला। ठीक है, अब क्या होता है, आप कॉल करते हो तो यहाँ से वेव निकलती है और ये थर्मोस्फीयर में जाती है, और थर्मोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट होके आपके मोबाइल तक आती है। ऐसी आवाज आती है भैया, आपका मोबाइल का कॉल जो कनेक्ट होता है ना वो ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो भी रेडियो ट्रांसमिशन हो रहे हैं वो इस थर्मोस्फीयर में हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो भी रेडियो वेव्स है वो ऐसे टकराती है फिर धरती पे वापस आ जाती है, इसलिए हम क्या कम्युनिकेट कर पाते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन क्या करो आप ध्यान में रखो। उसके बाद देखो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर भैया, एक्सोस्फीयर यानी क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, वेरी थिन एयर रहती है यहाँ पे, यानी स्पेस यहाँ से चालू हो जाता है भैया, धीरे 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 स्पेस की क्या हो जाती है भैया, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और स्पेस से जो मनमौजी गैसेस होते हैं भैया वो स्पेस से आते हैं और यहाँ एक्सोस्फीयर में घूमती हुई आपको दिख जाएंगे, जैसे कि एरोगॉन, हाइड्रोजन हीलियम दिया है इन्होंने, क्या बोला है, हाइड्रोजन हीलियम में जो लाइट गैसेस है स्पेस में से आते हैं ऐसे घूमते घूमते और एक्सोस्फीयर में घूमते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बस घूमते हैं, फ्लोट करते हैं और फिर चले जाते होंगे या फिर रहते होंगे कुछ देर वहां पे, जैसे जोक से पार्ट। ओके, चलो फिर सबसे पहली लेयर्स क्या थी भैया, ट्रोपोस्फियर थी, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमिना हमें कहाँ दिखने मिलेगा, ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद भैया 10 किलोमीटर तक मिल जाएंगे। उसके बाद थी भैया स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या था भैया, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्योंकि कोई भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर 80 किलोमीटर तक हमें मिलती है भैया मेसोस्फियर। क्या मिलती है भैया, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में क्या होता है भैया, मीटेरोइड्स बर्न होते हैं। उसके बाद 400 किलोमीटर तक हमें क्या मिलती है भैया, थर्मोस्फियर मिलती है। थर्मोस्फियर में क्या होता है भैया, जो भी रेडियो ट्रांसमिशन है वो थर्मोस्फियर में होता है। उसके बाद भैया लास्ट वाली लेयर थी एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर क्या थी भैया, अपर मोस्ट लेयर थी, और यहाँ पे एयर क्या मिलेंगे आपको, बहुत थिन मिलेंगी। ठीक है, देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसमें भी एक है पॉजिटिव लैप्स रेट और निगेटिव लैप्स रेट। बस इतना ही ध्यान में रखो, जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक कवर करेंगे तभी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये था भैया हमारा एयर का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 भी जल्दी मिल जाएगा आपको। तो भैया लेक्चर्स की अपडेट के लिए और पीडीएफ के लिए क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर एग्जाम रिगार्डिंग कुछ आप मुझसे बात करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। होप मैंने जस्टिस किया होगा सब्जेक्ट के साथ। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।